नमस्कार दोस्तों, आज हम यूपीएससी 2023 का इकोनॉमी का प्रश्न करेंगे क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने 2022 तक कंप्लीट कर लिया है। तो आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। हाँ, तो 2023 के प्रश्न पत्र में इकोनॉमी का पहला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें दो कथन दिए हुए हैं और पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा जो विकल्प दिया है वो सही दर्शाता है। ठीक है, तो आइए इसका पहला स्टेटमेंट, इसका पहला कथन हम लोग पढ़ते हैं। पहला कथन दिया है, आधारित संरचना निवेश न्यासों में जमा यानी कि डिपॉजिट से हुई ब्याज की आय जो उनके निवेशकों में वितरित की जाती है कर से छूट प्राप्त है किंतु लाभांश कर योग्य है। दूसरा कथन दिया है, वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अधीन आधारित संरचना निवेश न्यासों को ऋणी के रूप में मान्यता प्राप्त है। ठीक है, तो आइए पहले देख लेते हैं कि आखिर आधारित संरचना निवेश न्यास होता क्या है। देखिए, आधारित संरचना निवेश न्यास एक प्रकार का निवेश रूप है जो म्यूचुअल फंड के समान होता है। आप सभी को पता होगा म्यूचुअल फंड के बारे में। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड इस प्रकार के निवेश का प्रभारी होता है और इन ट्रस्टों की इकाइयां इन्हें आधारित संरचना निवेश न्यास भी कहा जाता है। व्यापार करने के लिए विभिन्न स्थानों पर सूचीबद्ध हैं, जैसे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, आधारित संरचना निवेश न्यास इक्विटी इंस्ट्रूमेंट और डेटा इंस्ट्रूमेंट का मिश्रण है। आधारित संरचना निवेश न्यास में निवेशकों के लिए दो तरह के रिटर्न होते हैं, डिविडेंड इनकम और कैपिटल गेन। ठीक है, लाभांश और ब्याज आय पर कर। देखिए, किसी आधारित संरचना निवेश न्यास निवेश से किसी भी लाभांश या ब्याज आय पर व्यक्तिगत आयकर स्लैब दर पर कर लगाया जाता है। ठीक है, अगर पूंजीगत लाभ कर की बात करें यानी कि कैपिटल गेन टैक्स की बात करें तो एक निवेशक को केवल पूंजीगत लाभ कर का भुगतान करना पड़ता है यदि वे अपनी आधारित संरचना निवेश न्यास इकाइयों को बेचते हैं। यानी कि अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, तब की बात कर रहा है। ठीक है, तो आइए अब एक बार फिर से हम लोग अपना कथन देखते हैं। दिया है, आधारित संरचना निवेश न्यासों में जमा से हुई ब्याज की आय को उनके निवेशकों में वितरित की जाती है, कर से छूट प्राप्त है किंतु लाभांश कर योग्य है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा क्योंकि अभी हम लोगों ने एक्सप्लेन किया। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट दिया है, वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अधीन आधारित संरचना निवेश न्यास को ऋणी रूप में मान्यता प्राप्त है। स्टेटमेंट सही है हम लोगों का, तो ऐसे में हमारा विकल्प सही हो जाएगा डी। कथन एक गलत है किंतु कथन दो सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम लोग का अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें दो कथन दिए हुए हैं और पूछा है उपयुक्त कथनों में से निम्नलिखित में से कौन सा सही है ये बताना है। नो डाउट 2023 में पूरी तरह से यूपीएससी का पैटर्न बदल चुका है। ठीक है, इस कथन एक कथन दो इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है, तो कोई घबराने की बात नहीं है, आराम से हम लोग देखेंगे। दिया है पहला कथन, कोविड विश्वमारी के बाद के हाल के विगत काल में पूरे विश्व में उनकी केंद्रीय बैंकों ने ब्याज दरें बढ़ा दी थी। तो बिल्कुल सही बात है, दुनिया भर में कई केंद्रीय बैंकों ने बढ़ती महंगाई से निपटने के लिए इन दिनों ब्याज दर में बढ़ोतरी कर दी थी। फॉर एग्जाम्पल, भारतीय रिजर्व बैंक ने मई 2022 में रेपो दर को 40 आधार अंकों से बढ़ाकर 4.4% कर दिया और अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने फरवरी 2023 में ब्याज दरों में 0.25% की बढ़ोतरी करी थी। तो ऐसे में ये स्टेटमेंट हम लोगों का सही हो जाता है। दूसरा कथन दिया है, दूसरा दिया है कि आमतौर पर केंद्रीय बैंक मानते हैं कि उनके पास बढ़ी हुई उपभोक्ता कीमतों का मौद्रिक नीतियों के उपयोग से प्रतिकार करने की सामर्थ्य है। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट हम लोगों का सही है। तो ऐसे में हमारा विकल्प सही हो जाएगा ए। कथन एक और कथन दो दोनों सही हैं तथा कथन दो कथन एक की सही व्याख्या करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम लोग का अगला प्रश्न दिया है, भारतीय रिजर्व बैंक की निम्नलिखित में से किस एक गतिविधि को बाध्यकरण यानी कि स्टेरिलाइजेशन के भाग के रूप में माना जाता है। ठीक है, तो ये सीधे सीधे खुला बाजार कार्रवाई का संचालन यानी कि ओपन मार्केट ऑपरेशन की बात कर रहा है, या मौद्रिक नीति के संचालन में आरबीआई इस तरह की नीतियां अपनाता है। ठीक है, इसके अलावा आप रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक दर, ये सब पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम लोग का अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित बाजारों पर विचार कीजिए। अगेन इसमें 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और पूछा है पूंजी बाजार में उपयुक्त में से कितने शामिल होते हैं। तो आइए पहले पूंजी बाजार को एक बार समझ लेते हैं। देखिए, पूंजी बाजार यानी कैपिटल मार्केट एक ऐसा बाजार है जहां खरीदार और विक्रेता वित्तीय प्रतिभूतियों जैसे बॉन्ड, स्टॉक, डिवेंचर,
रिटायर्ड अर्निंग आदि के व्यापार में संलग्न होते हैं। खरीदार बिक्री प्रतिभागियों जैसे कि व्यक्तियों और संस्थानों द्वारा की जाती है। यह एक अर्थव्यवस्था का दीर्घकालिक वित्तीय बाजार है जहां न्यूनतम, मतलब न्यूनतम की बात कर रहा है, न्यूनतम 365 दिनों और उससे अधिक की अवधि के लिए पूंजी जुटाई जाती है। ठीक है, मनी मार्केट की बात इसी वक्त कर लेते हैं। देखिए, मनी मार्केट मूल रूप से वित्तीय बाजार के एक हिस्से को संदर्भित करता है जहां उच्च तरलता यानी कि लिक्विडिटी की बात कर रहा है और अल्पकालिक परिपक्वता वाले वित्तीय संसाधनों का कारोबार करता है। यहाँ पर दीर्घकालिक के लिए करता है और मुद्रा बाजार में अल्पकालिक के लिए करता है। ये दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, यह एक वर्ष या उससे कम की अल्पकालिक परिपक्वता वाली प्रतिभूतियों जैसे कि कॉल मनी, जमा प्रमाण पत्र, ट्रेजरी बिल, अन्य अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूतियां, लेन देन, बैंकरों की स्वीकृति, वाणिज्यिक बिल, वाणिज्यिक पत्र, अंतर कारपोरेट फंड, इस तरह का काम करता है। हम लोगों ने इसके बारे में देखा है पिछले PYQs में। तो आइए अब अपना ऑप्शन देखते हैं। पहला दिया है सरकारी बॉन्ड बाजार। ठीक है, तो ये हम लोगों का सही हो जाएगा। दूसरा दिया है शीघ्रावधि द्रव्य बाजार यानी कि कॉल मनी मार्केट की बात कर रहा है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा क्योंकि ये मुद्रा बाजार की में आएगा। और तीसरा दिया है हम लोगों का कि कोष बाजार पत्र यानी ट्रेजरी बिल, यह भी मुद्रा बाजार में आएगा, तो यह भी हम लोगों का स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। चौथा दिया है स्टॉक बाजार, तो ये सही है, ये हम लोगों का पूंजी बाजार में आता है। तो हमारा विकल्प हो जाएगा बी, केवल 2। अब देखिए, इस तरह का प्रश्न जब तक हमको चारों विकल्प नहीं पता होंगे हम उसका आंसर नहीं निकाल सकते। तो हमारा विकल्प हो जाएगा बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम लोगों का अगला प्रश्न दिया है निम्नलिखित परिसंपत्तियों में निवेश पर विचार कीजिए। ठीक है, और पूछा है उपयुक्त में से कितने अमूर्त निवेश हैं, इनके बारे में हमको बताना है। तो आइए पहले मूर्त और अमूर्त निवेश के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, अमूर्त निवेश ऐसी परिसंपत्तियां हैं जो प्रकृति में भौतिक नहीं है। फॉर एग्जाम्पल पेटेंट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, कॉपीराइट हो गया, मानव पूंजी हो गया। ठीक है, ये सब अमूर्त हैं। तो अब आइए अपना प्रश्न देखते हैं। पहला दिया है ब्रांड पहचान, तो ठीक है, ये हम लोग का सही हो जाएगा। दूसरा दिया है माल सूची, तो ये हम लोग का गलत हो जाएगा क्योंकि यह फिजिकली उपलब्ध होता है यानी कि प्रकृति में भौतिक रूप में मिलता है, तो ये हम लोग का गलत हो जाएगा। और तीसरा दिया है बौद्धिक संपदा, यह भी सही है। और चौथा दिया है ग्राहकों की डाक सूची, यह भी सही है। तो हमारा विकल्प सही हो जाएगा सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम लोग का अगला प्रश्न दिया है भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अगेन इसमें 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और पूछा है कौन सा सही है, ये हम लोगों को बताना है। ठीक है, आइए पहला कथन इसका देखते हैं। दिया है सूक्ष्म लघु और मध्य उद्यम विकास यानी MSME सेक्टर के बारे में बात कर रहा है। अधिनियम 2006 के अनुसार इनके संयंत्र और मशीनरी के निवेश 15 करोड़ रुपए से 25 करोड़ रुपए के बीच है, वे मध्य उद्यम है। तो ये स्टेटमेंट हम लोगों का गलत है। ठीक है, तो देखिए MSME सेक्टर के अंदर वो उद्योग आते हैं जिनका 50 करोड़ का निवेश और 250 करोड़ का टर्नओवर होता है, वो आते हैं। तो ये स्टेटमेंट हम लोग का गलत हो जाएगा, वैसे भी फैक्चुअल था। दूसरा स्टेटमेंट दिया है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों को दिए गए सभी बैंक ऋण प्राथमिकता क्षेत्र के अधीन आते हैं, ये बात हम लोग का सही है। तो ऐसे में हमारा विकल्प सही हो जाएगा बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम लोग का अगला प्रश्न दिया है केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्राओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें 2 स्टेटमेंट दिया है और सही कथन पूछा है। पहला इसमें कथन दिया है $, या USWIFT प्रणाली का प्रयोग किए बिना डिजिटल मुद्रा में भुगतान करना संभव, बिल्कुल सही बात है। दूसरा स्टेटमेंट दिया है कोई डिजिटल मुद्रा इसके अंदर प्रोग्रामित प्रतिबंध जैसे कि इसके व्यय के समय ढांचे के साथ वितरित की जा सकती है, यह भी हम लोग का सही है। ठीक है, आप थोड़ा सा CBDC क्रिप्टो करेंसी के बारे में, SWIFT के बारे में पढ़ लीजिएगा। हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम लोग का अगला प्रश्न दिया है वित्त के संदर्भ में शब्द बीटा किसे निर्दिष्ट करता है। तो ये एक संख्यात्मक मान होता है जो पूरे स्टॉक बाजार में होने वाले परिवर्तनों के प्रति किसी स्टॉक के विचलन को मापता है। ये सबको पता होता है जो स्टॉक मार्केट के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज रखते हैं। तो हमारा विकल्प हो जाएगा डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम लोग को अगला प्रश्न दिया है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अगेन इसमें 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और पूछा है उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। आइए इसका पहला स्टेटमेंट देखते हैं। पहला दिया है स्वयं सहायता समूह यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप कार्यक्रम मूलतः भारतीय स्टेट बैंक द्वारा वित्तीय रूप से वंचितों को लघु ऋण प्रदान कर प्रारंभ किया गया था। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हम लोगों का गलत हो जाएगा क्योंकि देखिए जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं वो लिंकेज प्रोग्राम के दिशा निर्देश के तहत 1992 में नाबार्ड और RBI
द्वारा स्वयं सहायता समूह की शुरुआत करी गई थी। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, एसबीआई द्वारा नहीं किया गया था। तो एक जहाँ जहाँ है उसको डिलीट कर देंगे, लेकिन क्या फ़ायदा, क्योंकि एलिमिनेशन मेथड यहाँ पर तो काम ही नहीं करेगा। जब तक हमको तीनों नहीं पता होगा हम आंसर नहीं दे सकते। दूसरा दिया है, किसी सेल्फ हेल्प ग्रुप में समूह के सभी सदस्य उस ऋण के लिए उत्तरदायित्व लेते हैं जो ऋण कोई अकेला सदस्य लेता है। बिल्कुल सही बात है, वो उसका दायित्व लेते हैं कि अगर ये पेमेंट नहीं दे पाएगा तो हम दे देंगे। ठीक है, जहाँ तक होता है सब लोग दे ही देते हैं, लेकिन कोई गारंटर तो होना चाहिए, तभी तो ऋण मिलेगा। तो ये हम लोग का सही हो जाएगा। तीसरा दिया है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और अनुसूचित वाणिज्य बैंक सेल्फ हेल्प ग्रुप को समर्थन देते हैं। बिल्कुल देते हैं, तो हमारा विकल्प सही हो जाएगा बी, एक केवल दो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम लोगों का अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अगेन इसमें दो कथन दिए हुए हैं और पूछा है उपयुक्त कथनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आइए इसका पहला स्टेटमेंट देखते हैं। दिया है, भारत की सार्वजनिक क्षेत्र स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली सीमित, निरोधक, वर्धक और पुनः संस्थापक देखभाल के साथ मुख्यतः रोगनाशक व्यवस्था पर ध्यान केंद्रित करता है। तो ये स्टेटमेंट हम लोगों का सही है। ठीक है, दूसरा दिया है, भारत के स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के विकेंद्रीकृत उपागम के अंतर्गत राज्य प्राथमिक रूप से स्वास्थ्य सेवाओं को जुटाने के लिए उत्तरदायी है। तो ये दोनों स्टेटमेंट हम लोगों के सही हैं, लेकिन ये दोनों आपस में एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा बी, एक और दो दोनों सही हैं, लेकिन कथन एक कथन दो की व्याख्या नहीं करता। ठीक है, आप राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 को पढ़ लीजिएगा, इसके साथ ही प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को भी पढ़ लीजिएगा।